नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात होगी डर की और असुरक्षा की। जी हां, क्योंकि 2024 के इलेक्शन करीब आ रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो 2 बार से केंद्र की सत्ता में बैठी हुई है, उसको केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। 23 तारीख को एक बड़ी महागठबंधन की बैठक होनी है और इस बैठक में तय होना है कि कौन कैसे काम करेगा, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हराया जाए। लेकिन जो क्षेत्रीय दल है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय दल है और वहीं एक पार्टी है जो देश भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है, लेकिन कुछ क्षेत्रीय दल जो है उनको लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो हैं, लेकिन अगर हमने कांग्रेस का साथ दिया तो कहीं ना कहीं हमारी जो राजनीति है, जो क्षेत्रीय राजनीति है, उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए वो असमंजस की स्थिति में है। आज इसी को लेकर बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे पीछे। संजीव जी, देखिए, ये बात तो क्लियर है, कोई माने या ना माने, कि कांग्रेस ही ऐसा दल है जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ सकती है, अपने आप में ये दमखम रखती है। और कोई ऐसा दल नहीं है जो पूरे देश में लड़े। क्षेत्रीय दल है, मजबूत दल है। अगर वो कांग्रेस का साथ नहीं देंगे तो फिर बिगड़ सकती हैं चीज़ें। लेकिन यहीं पे दिक्कत है कि उनको लगता है कि हम अगर कांग्रेस का साथ देंगे तो हमारी जो सियासी ज़मीन है वो कांग्रेस हड़प लेगी, तो इसलिए वो ज़्यादा स्पेस देने के मूड में नहीं है। चीज़ें यहीं पर फंसी हुई हैं। अब देखिए, चंद घंटे रह गए हैं पटना में जो निर्णायक बैठक प्रस्तावित है, और इस बैठक के बाद माना ये जा रहा है कि एक ऐसा फ्रंट तैयार होगा जो भारतीय जनता पार्टी से 2024 में लोहा लेने के लिए एक मत और एक मन से काम करेगा, विपक्षी फ्रंट। लेकिन जो बातें आपने कही, दरअसल आपने एजेंडा ही सामने रख दिया। यही तो एजेंडा है विपक्ष की बैठक का। और ये जो बैठक है वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए इस वक्त कम और आपस में सलाह और सहूलियत कायम करने के लिए ज़्यादा है, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ आज की तारीख में इतने इश्यूज हैं, इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेस के, छत्रप जिन्हें कहते हैं, इनके अपने इतने इश्यूज हैं। एक नेशनल पार्टी है कांग्रेस, दूसरी नेशनल पार्टी है बीजेपी। तो बीजेपी से भिड़ने के लिए कांग्रेस को सब्ज्यूम करना है, कम करना है, घटाना है। ये हमेशा से उनकी राजनीति रही है। कांग्रेस को ये लगता है कि हमारी ज़मीन लेकर के ये दल जो आए हैं सामने, तो अब इनको अपनी ज़मीन और ज़्यादा लेने नहीं देनी है। तो पटना में जब बैठेंगे तो 2 तरह के विपक्षी दल होंगे। एक तरह का दल नहीं होगा, एक बात नहीं होगी, वहाँ 2 तरह के दल होंगे। एक दल वो होंगे हिमांशु, जिनका कि कांग्रेस से कोई रार नहीं है। और उदाहरण के लिए बिहार के जितने दल हैं, आरजेडी है या जेडीयू है, वहाँ कांग्रेस इन दलों के साथ एक हैप्पी पोजीशन में है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र भी कह लीजिए, महाराष्ट्र में भी एनसीपी या उद्धव ठाकरे शिवसेना या फिर कांग्रेस के बीच ऐसी कोई इश्यूज नहीं है आपस में, वैचारिक स्तर पर या सीटों को लेकर के या नेताओं में चकचक उस तरह से नहीं है। या फिर झारखंड भी कह लीजिए, झारखंड में भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है और कांग्रेस उसमें सहयोगी है। पर ये तो एक कैटेगरी हुई। जो दूसरी कैटेगरी है, संभवतः एजेंडा उन्हीं के आसपास है इस बैठक का। सबसे पहला नाम अरविंद केजरीवाल। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज क्या आया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, कि अगर अध्यादेश पर कांग्रेस समर्थन नहीं करती है तो फिर पटना बैठक का बहिष्कार होगा। अब दोनों 2 चीजें हैं, दोनों को जोड़ने का मतलब क्या है। और मान लीजिए कि अगर ये खबर है तो फिर ये तो बड़ा दुखद है, क्योंकि पटना बैठक को लेकर के नीतीश कुमार 2 बार गए केजरीवाल जी के यहाँ, और जो तय हुआ उसमें ये हुआ कि भाई हम लोग गठबंधन की बातें करेंगे। अब बीच में एक बार और
बयान आया था सौरभ भारद्वाज जो उनके मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल कैबिनेट के, उन्होंने कहा था कि दिल्ली और पंजाब छोड़ दे कांग्रेस तो हम मध्य प्रदेश और राजस्थान छोड़ देंगे। अब ये शर्तों पर अगर आपस में मित्रता होने लगे तो फिर गठबंधन की गाड़ी बहुत दूर नहीं जा पाएगी। इस पर आप विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। दूसरा नाम ले लीजिए, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अखिलेश यादव पहले कहते थे कि मैं केवल छोटे दलों के साथ जाऊंगा, मतलब कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अब उन्हें ये लग रहा है कि अगर मैं कांग्रेस को छोड़ता हूं और कल को मायावती जी पकड़ लेती हैं, क्योंकि इस तरह से कुछ बातें आने भी लगी हैं सामने, और जयंत चौधरी जो अखिलेश यादव पर दबाव बना रहे हैं कि कांग्रेस को मत छोड़िए, वो भी अगर मायावती कांग्रेस और उस गठबंधन में चले जाते हैं तो फिर तो पूरा पश्चिम, या यूँ कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पश्चिम में खास तौर पर। बिल्कुल। तो अभी तक वो भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस को किन शर्तों पर अपनाएं, किन शर्तों पर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करें। ममता बनर्जी को ले लीजिए। ममता बनर्जी आज की तारीख में जिस तरह से कांग्रेस से लड़ रही है, उतना ही तीव्रता से वो बीजेपी से भी लड़ रही हैं पंचायत चुनाव में। तो अब ऐसे में ये बैठक हो रही है, और भी नाम हम ले सकते हैं, लेकिन ये तीनों तो बहुत प्रमुख नाम हैं। बंगाल का तो एक अलग सीन चल रहा है, वहाँ पर कांग्रेस विरोध भी कर रही है और बीजेपी के साथ खड़ी हो गई है, समर्थन कर रही है। वहाँ पर जिस तरह के हालात कांग्रेस के बड़े नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शिकायत है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इतना बुरा हाल किया गया है उनके क्षेत्र में। तो ममता यही कह तो रही हैं, वो भी कह रही हैं कि ऐसे चलता रहा तो फिर हम साथ नहीं देंगे। अब यही समस्या है, यही समस्या है जो पटना की गठबंधन बैठक के सामने होगी। और देखिए, एक तो है कि बहुत हाइप है, बहुत हाइप है कि सारे विपक्षी दल एक साथ जमा हो रहे हैं, और जमा हो जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूँ इस बात को कि जमा हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। और सवाल ये नहीं है कि सिर्फ जमा हुए, सवाल तो ये है कि इसके आगे आपने तय क्या किया। हो सकता है वो अगली बैठक में करे या उसके अगली बैठक में करे, लेकिन एक कॉमन मिनिमम आइडिया होनी चाहिए कि हमारे जो दोस्त हैं वो यही है। कांग्रेस के साथ अदावत जो है वो हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस को आप अपने क्षेत्र में दरकिनार करेंगे तो कांग्रेस को खुद बीजेपी से सीधी लड़ाई लड़नी है बहुत से राज्यों में जहां कोई तीसरा दल नहीं है। तो एक तरह से आप उन्हें उन राज्यों में भी कमजोर कर देंगे। दूसरे ये है कि राहुल गांधी की बढ़ती जो एक छवि है, उनका जो बढ़ रहा कद है, वो कद भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेसियों को, कांग्रेस के विरोधियों को परेशान कर रहा है। और उनकी एक छवि जो बढ़ रही है, वो मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि सारे देश में आम लोगों को ये लगने लगा है कि कोई दिल्ली में अगर मजबूती से नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होकर के लड़ सकता है तो वो राहुल गांधी है, चाहे उसके ऊपर कितना भी अटैक कर ले। नहीं, अमित शाह ने अभी हाल फिलहाल फिर से इस बात का जिक्र कर दिया, दोबारा जिक्र कर दिया कि ये जो 2024 का इलेक्शन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है और जनता को चुनना होगा कि दोनों में से कौन है। तो ये कहा जा रहा है कि अमित शाह एक तरह की फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष में जो ये बैठक होने जा रही है, या फिर तमाम जो बातें चल रही हैं गठबंधन को लेकर कि अगर हम अभी से राहुल गांधी का नाम उछालेंगे तो शायद महागठबंधन स्वीकार ना करे कांग्रेस को, क्योंकि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत सारे लोग, क्योंकि और भी दावेदार हैं, वो भी कहते हैं हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये भी एक बातें चल रही हैं। हालांकि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस इसको लेकर खुलकर स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रही, क्योंकि वो जानती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर बिखराव और हो सकता है। लेकिन अगर क्षेत्रीय दलों की क्योंकि जिक्र हुआ, ये अगर ऐसे ही डरते रहेंगे तो फिर बीजेपी से कैसे लड़ेंगे। इनके कांग्रेस के लिए तो सीधा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, लेकिन ये जो क्षेत्रीय दल हैं, जिन 3 नामों का हम लोग खास तौर पे जिक्र कर रहे हैं, केसीआर भी हैं, वो तो बैठक में खैर नहीं आ रहे हैं, ये अगर डरते रहेंगे तो इनके सामने क्योंकि 2 चीज़ें हैं, इनको कांग्रेस से भी टैकल करना है और भारतीय जनता पार्टी से ये त्रस्त तो पहले से ही है। तो कैसे टैकल कर पाएंगे, क्या इसका कोई फॉर्मूला निकलेगा? और ये जो पहले से बातें हो रही हैं, केजरीवाल जी एक लाइन खींच देते हैं कि अध्यादेश पर साथ तभी साथ, ममता बनर्जी कहती हैं कि हमारा साथ दीजिए बाकी मुद्दों पर, नहीं तो हम फिर आपका साथ नहीं देंगे, अखिलेश यादव कहते हैं स्टीयरिंग हम पकड़ कर चलेंगे।
तो ये सब जो लाइनें खींची जा रही हैं, इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है पहले से? देखिए, अगर कांग्रेस से डील करना है तो कोई फार्मूला तो चाहिए इन रीजनल पार्टीज को। वो फार्मूला डीएमके देता है, स्टालिन। क्या? तमिलनाडु में उनकी सरकार चल रही है और वो इतने प्रभावशाली हैं कि कांग्रेस से सपोर्ट लेकर के वो करीब सफाया कर देते हैं। यानी कि खुद में वो इतने ताकतवर हैं कि वो एक निश्चित दूरी तक नुकसान एआईएडीएमके बीजेपी गवर्नमेंट को तो बीजेपी कंबाइन को तो दे ही देते हैं। कांग्रेस जुड़ती है तो एक मल्टीप्लायर फोर्स बन जाता है और फिर वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके का जो वहाँ पर एक हिसाब किताब घोषित अघोषित रहता है उसको टक्कर दे देते हैं। कभी मैंने आज तक स्टालिन को कांग्रेस के प्रति असुरक्षित महसूस करते हुए नहीं देखा। जितनी भी उनकी राजनीति को समझ पाया कि वो कांग्रेस से ही फिलहाल डर रहे हों। पहले कांग्रेस से भिड़ लो, बाद में एआईएडीएमके और बीजेपी से भिड़ेंगे। वो शायद इसलिए क्योंकि वो अपने आप को इतना मजबूत मानते हैं, समझते हैं। यही सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन को ही आधार मानना पड़ेगा वहां बैठे सभी दलों को। ये जो शुरुआती 3 हम लोगों ने नाम लिए, उसमें हम लोगों ने स्टालिन का नाम इसीलिए नहीं लिया क्योंकि स्टालिन कभी भी ही इज नॉट स्कैर्ड ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस वहां पर है, मजबूती से है, नो डाउट, और वो जितनी भी है उसकी स्थिति वो मजबूत करती है अलायंस को। अब उत्तर प्रदेश में क्या दिक्कत हो सकती है अखिलेश यादव को, ये मेरी समझ से परे है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन अभी एकदम कमजोर है, एकदम कमजोर है। वहाँ नेतृत्व विहीनता की स्थिति है। वहाँ पर प्रियंका गांधी छोड़ चुकी हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस को प्रैक्टिकली। वहाँ स्थिति ये है कि भले ही उनके वर्कर्स हर जिले में आपको मिल जाएंगे, लेकिन हर जिले में कोई कद्दावर नेता नहीं मिलेगा क्योंकि वो सब चले गए। कुछ भाजपा में चले गए, कुछ सपा में चले गए। एक दौर था जब बसपा में भी बहुत गए थे। तो कोई है नहीं वहाँ पर। वहाँ अगर साथ ले लिया जाता है तो उसमें कोई हानि नहीं है, वो फायदे की ही बात है। पर दिक्कत अब ये होने लगी है कि रीजनल पार्टीज को खास तौर पर यूपी में लगने लगा है, या फिर यूँ कह लीजिए कि हर जगह, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, कि अगर राहुल गांधी और उनकी टीम सीधे मोदी को कर्नाटक में हरा सकती है तो फिर हम क्या हैं? कल कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी कि ये इतना बढ़ जाएंगे, पता चला हमें ही नुकसान हो गया। क्योंकि सबने अपनी अपनी जो जमीन बनाई है वो कांग्रेस से छीन के बनाई है। आप ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, यूथ कांग्रेस में थी, वहाँ की प्रेसिडेंट थी, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और बहुत संघर्ष किया उन्होंने। आज जिस मुकाम तक पहुँची हैं उसमें उनके संघर्ष का बहुत बड़ा योगदान है। अरविंद केजरीवाल, चाहे आप कितना भी उनके बारे में कोई विपक्ष कह ले, लेकिन जिस तरह का उन्होंने संघर्ष किया है आंखों के आगे, और आज उन्होंने वो ताकत हासिल की है कि भारतीय जनता पार्टी को वो हरा देते हैं दिल्ली में। लेकिन लोकसभा में तो नहीं हरा पाते हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी है। पिछली बार के चुनाव में भी देखा गया, अधिकतर सीटों पर दूसरे नंबर पे कांग्रेस थी लोकसभा में। तो इस सच को स्वीकारना पड़ेगा कि चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, या फिर अखिलेश यादव, कांग्रेस को जो वोटर है, गैर भाजपा वोटर, वो राष्ट्रव्यापी पार्टी के तौर पर देखता है और उसको देखने का उसका एक जो नजरिया होता है कि ये वो पार्टी है जो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देगी। तो कांग्रेस के इस प्लस पॉइंट का इस्तेमाल करना है, इससे डरना नहीं है। ये बात नहीं होनी चाहिए कि साहब ये बढ़ जाएंगे तो हमें ही खतरा हो जाएगा। ये बात आप मत यकीन करिए, क्योंकि आप अपने आप को मजबूत कर ही रहे हैं। आप कहीं मुख्यमंत्री हैं, कहीं आप विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, जैसे अखिलेश यादव हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो कांग्रेस का कोई व्यक्ति विपक्ष का सबसे बड़ा नेता होगा, ये तो अभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अखिलेश यादव तो संसद छोड़कर विधानसभा पहुंचे इसी चक्कर में। ममता बनर्जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल यहाँ मुख्यमंत्री हैं। तो दिक्कत कहाँ है? इन्हीं 3 नेताओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ये साथ लेकर अगर नहीं चलेंगे तो देखिए क्या होगा। होगा यही कि
कहीं कहीं किसी किसी जगह पे आपको त्रिकोणीय संघर्ष दिखाई पड़ेगा, कहीं चतुष्कोणीय संघर्ष दिखाई पड़ेगा। और आप यकीन मान करके चलिए, भारतीय जनता पार्टी हर जगह तकरीबन 35-36% वोट ला करके खड़ी है। ये भूल जाइए कि उनके पास पिछड़े नहीं हैं, ये भूल जाइए कि उनके पास ओबीसी के वोट्स नहीं हैं। बिल्कुल है, उनके पास हैं। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में पिछड़े जाति से आते हैं और वो चुनाव हारने के बाद भी है, तो कुछ सोच करके ही तो बना रखा था ना। बिहार में उप मुख्यमंत्री उन्होंने पिछड़ी जाति से बना रखा था। अगर मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया था नीतीश कुमार को, तो उप मुख्यमंत्री भी पिछड़ी जाति से थे। उन्होंने बहुत इस बात पर स्टडी किया है, मेहनत करी है कि आखिर ये जो ओबीसी पार्टियां हैं इनकी ताकत क्या है। तो वो ओबीसी वोट बैंक है, उसमें वो काम किए जा रहे हैं। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से झारखंड में आदिवासियों के बीच काम किया। आज उनके पास सपोर्ट है। अर्जुन मुंडा बड़े नेता हैं, अगर शिबू सोरेन है और हेमंत सोरेन है तो अर्जुन मुंडा इस तरफ उनके पास नेता हैं। और दूसरे नेता भी हैं जो गैर ट्राइबल हैं। रघुवर दास को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, तो बड़े स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने काम किया। उस स्ट्रैटेजी को समझना होगा कि साहब ऐसा है कि आप केवल पीडीए बोल देंगे कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ है, तो ये हो नहीं पाएगा। पिछड़ों में सबसे ज़्यादा यादव प्रभावशाली हैं और यादवों के प्रभाव की वजह से बहुत से पिछड़े भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए हैं। ये उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में हुआ है। नीतीश कुमार क्यों चले गए एनडीए की तरफ, बीजेपी की तरफ? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिछड़ों में जो राजनीति है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो यादवों का ही है। और फिर उन्होंने 2005 में मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया क्योंकि वो बीजेपी की तरफ चले गए और उनके साथ हो लिए। और देखिए तब से वो वर्तमान है वहाँ। और भी तो पिछड़े हैं जिन्हें ईबीसी कहा जाता है, उनमें काम किया है बीजेपी ने, जो कि प्रभावशाली ओबीसी नहीं है, वो ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, और उसमें अत्यंत पिछड़ा। और उसमें बहुत सी जातियां हैं। उसमें अब मान लीजिए कि जो जितनी जातियां हैं उस पिछड़े समाज में, तो उनको तो भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ टच किया है। आप इस बात को समझिए। तो बड़ी मुश्किल होगी अगर केवल पीडीए का नारा दे दिया गया। आपको निटी ग्रिटी में जाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो क्षेत्रीय दल हैं इनके अंदर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं नज़र आता है कि ये एक तरह की गलतफहमी में भी है? जैसे कि मान लीजिए अखिलेश यादव को लगता है कि हम अगर 70 सीटों पर 80 में से लड़ जाते हैं तो हमको जो है 60 सीटें मिल जाएंगी। ये गलत, एक तरह की गलतफहमी शायद नहीं है? अपना जो शक्ति परीक्षण है, पिछले चुनाव में क्या हाल हुआ था, या फिर जब लोकसभा के चुनाव होते हैं और प्रधानमंत्री का चेहरा आता है तो ये क्षेत्रीय दल कहाँ गायब हो जाते हैं? अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा करते हैं दिल्ली में, वैसे विधानसभा के चुनाव में साथ के साथों हार जाते हैं सीटें, पूरा 100% भारतीय जनता पार्टी ले जाती है। और जिस तरह से बंगाल में अपने पैर जो है मजबूत किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, कोई इनकार कर सकता है क्या? तो इन दलों को पहले अपना तो शक्ति परीक्षण करना है, और कांग्रेस के जुड़ने से इन्हें कितना और फायदा होगा, कितना सपोर्ट मिलेगा, ये बात इनको समझनी पड़ेगी। क्योंकि जब बात होगी केंद्र की सत्ता में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उन्हें शक्ति देगी, कांग्रेस एक ताकत बनेगी उनकी कि उनके कैंडिडेट्स को जिताए जनता। अगर वो ये बात नहीं समझेंगे तो नुकसान में वही रहेंगे। यानी कि अगर क्षेत्रीय दल कांग्रेस का साथ नहीं लेते हैं तो नुकसान उनका ही है। देखिए, और ओवरऑल तो क्षेत्रीय दलों को तो मान लीजिए उनको अपने अपने राज्यों में लड़ना है। क्षेत्रीय दल की जो स्थिति है, ममता जी लड़ेंगे बंगाल में, नवीन बाबू लड़ेंगे उड़ीसा में, अखिलेश जी लड़ेंगे यूपी में। लेकिन कांग्रेस की आपने बात की तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस ही है जो पूरे देश में लड़ेगी। अरविंद जी चलिए लड़ने को लड़ लेंगे पूरे देश में, लेकिन अभी उनका कार्डर स्ट्रेंथ तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा ये होगा कि कांग्रेस को जहाँ जहाँ अकेले बीजेपी से लड़ना है, गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, इन सब राज्यों में जब वो अकेले लड़ेगी, यहाँ तो कोई तीसरा दल है नहीं, तो आप अगर उनको बाकी जगहों पर मजबूत नहीं किए रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो हरा दें बीजेपी को वहाँ, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। सबको मजबूत करना पड़ेगा, कैंपेन करना पड़ेगा जाके। हो सकता है कि कुछ बंगालियों का टोला हो राजस्थान में और वहाँ ममता जी जा करके प्रचार करें। संभव है कि कुछ इस तरह की बातें हों
हाँ, बिहारियों का कुछ टोला हो, सूरत में जैसे मैंने देखा है बहुत है, वहां जाकर के नीतीश कुमार प्रचार करें। एक एक कंस्टिट्यूंसी पूर्विया वोटों से, उत्तर प्रदेश और बिहार के वोटों से भरी पड़ी हैं सूरत में, तो आपको उस तरह से मदद करनी पड़ेगी, तब जा करके होगा। और देखिए आखिर में एक बात समझिए, देश की जनता ने इस बार एक मन मिजाज बनाया है हिमांशु, कि मुझे ऐसे इलेक्शन में वोट करना है जहां एक तरफ मोदी जी का उम्मीदवार है और एक तरफ मोदी जी के खिलाफ खड़ा सबसे मजबूत उम्मीदवार है। वो इस तरफ 3 उम्मीदवार देखने के लिए तैयार नहीं है। आपने गठबंधन बोल बोल करके गैर भाजपा वोटरों के मन मस्तिष्क में एक इमेज पहले से खड़ा कर दिया है। इन्हीं दलों ने खड़ा किया है। वोटर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, वोटर ऐसे ही सोच रहा है कि मुझे एक तो उम्मीदवार मिलेगा बीजेपी या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार, मुझे दूसरा वैसा उम्मीदवार चाहिए जो विपक्ष का एकमात्र उम्मीदवार हो। और अगर ये उतार नहीं पाते हैं, अगर कॉन्ट्राडिक्शन रह जाती है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये विपक्षी गठबंधन की, विपक्षी दलों की सबसे बड़ी हार होगी। हार उसी दिन हो जाएगी जिस दिन मल्टीपल कैंडिडेट एक बीजेपी के कैंडिडेट के सामने खड़े हो जाएंगे। अब ये कहना थोड़ा जल्दी होगी कि ये जो 23 तारीख की बैठक है इसमें चेहरे को लेकर भी बात हो। ना ना ना, चेहरे वे छोड़ दीजिए, चेहरा तो तोड़ करके बाहर सब कुछ निकल जाएंगे सब लोग, वो तो होना ही नहीं है। और देखिए चेहरा तो बीजेपी भी जानती है, चेहरा महत्वपूर्ण नहीं होता है। नहीं तो अमित शाह दूसरी बार जिक्र कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। क्योंकि देखिए उनकी जो ताकत है उसके बारे में तो वो बात करेंगे ना, लड़ाई में ऐसे ही होता है ना, आप अपने स्ट्रेंथ पर खेलते हैं। तो चेहरा उनकी ताकत है तो वो करेंगे, मुद्दे इनकी ताकत है, आप मुद्दों पर उनको लाइए, वो चेहरे पर आपको खींच रहे हैं। लेकिन ये तब ना जब ये उम्मीदवारों वाला मामला खत्म हो जाए। अभी तो बेसिक प्राइमरी जो प्राथमिक चीज है कि क्या एक बनाम एक होगा, और अगर होगा तो वो कैसा होगा, यही तय होना है। और ये क्षेत्रीय दलों का जो डर है, जो खौफ है कि कांग्रेस हमारी जमीन हड़प लेगी अगर हमने उसको स्पेस दिया, तो इस डर को भी कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हर कोई जानता है इस देश में। 2014 के बाद उन्होंने अपने आप को किस तरह से और मजबूत किया है, किस तरह से अपने संगठन को और मजबूत किया है। वो सत्ता में आने के बाद भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप तो विपक्ष में हैं, आपको मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं जो आपकी इच्छाएं हैं उनको भी थोड़ा दरकिनार करना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये अपने आप में सवाल है। आपको क्या लगता है 23 तारीख की बैठक से क्या निकलने वाला है? ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, पता तो चलेगा ही, लेकिन आपको अभी से क्या लग रहा है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।